हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू किडे। स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, उसके साथ में जो बना बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। काइंडली लाइक एंड शेयर द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ वर्क एंड एनर्जी चैप्टर, जो कि क्लास 9th की साइंस में आपका चैप्टर नंबर 11 दिया हुआ है। एंड ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 होने वाला है हमारा वर्क एंड एनर्जी चैप्टर के ऊपर। इससे पहले हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं और इस चैप्टर में हम मेनली जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एनर्जी। जैसे हमने पढ़ा था वर्क के बारे में, इसके दो एस्पेक्ट्स हमने हमने पढ़े थे। एक क्या था, डे टू डे लाइफ में वर्क क्या होता है, और एक हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वर्क की साइंटिफिक टर्म्स में। सेम ऐसे ही एनर्जी के साथ भी है। एक एनर्जी जो हम सुनते ही दिमाग में आता है ग्लूकोन डी, यानी कि डे टू डे लाइफ में हम एनर्जी को क्या परसीव करते हैं, और एक एनर्जी की डिफरेंट ही डेफिनेशन है साइंटिफिक टर्म्स में। सो दिस इज ऑल गोना बी अ कंसेप्ट बिल्डर वीडियो फॉर यू। सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, अगर हम डे टू डे एक्टिविटीज़ देखें, जैसे कि साइकिलिंग है आपकी, या फिर रीडिंग है, आप कोई किताब ही पढ़ते हैं, या फिर आप क्लाइंबिंग करते हैं, या फिर आप कुछ और पढ़ते हैं, स्टडी कर रहे हैं, बोलते हैं ना कि पढ़ते पढ़ते थक गया, एनर्जी डाउन हो गई। सो व्हाट डू वी मीन बाय दैट एनर्जी एक्चुअली? ऐसे ही जब हम कुछ थिंकिंग करते हैं वी रिक्वायर एनर्जी, पुलिंग, कैरिंग, ये तमाम एक्टिविटीज़ जितनी भी आप सोच पा रहे हैं इस वक्त, ऑल दोज एक्टिविटीज़ रिक्वायर व्हाट? रिक्वायर एनर्जी। लेकिन साइंस क्या कहता है कि वी नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी एवरी डे, बट व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट एनर्जी? सो साइंस रिप्लाइज दैट सन, सूर्य इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। इंसान को जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है वो कहीं ना कहीं सबसे बड़े नेचुरल सोर्स के द्वारा ही मिलती है, एंड दैट इज सन। हमारे सोलर सिस्टम का जो सेंटर होता है सन, सो सन इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक बलून कंसिडर किया। ये इन्फ्लेटेड बलून है, यानी इसके अंदर हमने हवा भर दी है और हमने अब इस बलून को प्रेस करना स्टार्ट किया, यानी कि इसको हमने इस तरीके से दबाना शुरू किया। तो व्हाट वी विल ऑब्जर्व कि इस बलून की शेप थोड़ी सी डिफ्लेट हो जाएगी, यानी कि शेप चेंज हो जाएगी। और जैसे ही हम ये एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करेंगे, ये क्या करेगा? इट विल टेंड टू कम टू इट्स ओरिजिनल शेप। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? ये क्या करेगा? फट जाएगा, यानी कि इट विल ब्लास्ट। और इसके अंदर जो भी एनर्जी स्टोर्ड थी वो कैसे हमें दिखाई देगी या फिर सुनाई देगी? साउंड की फॉर्म में, यानी कि एक ब्लास्टिंग साउंड आएगी। यहाँ से मैं आपको ये आइडिया देना चाहती हूँ स्टूडेंट्स कि एनर्जी की जो फॉर्म्स हैं, जो यहाँ पे एक स्टोर्ड एनर्जी थी, अब वो चेंज होके क्या हो गई? साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो आई वॉन्ट टू टेल यू कि एनर्जी की फॉर्म्स इंटरकन्वर्टेबल होती हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनी ऑब्जेक्ट दैट हैज कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोजेस एनर्जी। एनी ऑब्जेक्ट दैट हैज कैपेबिलिटी टू डू work is said to have energy। इसको हम समझते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास XYZ, हमने कोई भी एक रैंडम ऑब्जेक्ट लिया। अगर इस ऑब्जेक्ट के पास क्या है? कुछ काम करने की क्षमता है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है? वर्क डन कर सकता है। और वर्क डन कब होता है साइंस की टर्म्स में? When there is some force into displacement S, यानी कि अगर इस ऑब्जेक्ट में इतनी क्षमता है कि ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर सकता है और इसकी पोजीशन को डिस्प्लेस कर सकता है, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऑटोमेटिकली क्या प्रेजेंट होगा? एनर्जी। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि बिना एनर्जी के कोई इंसान काम ही नहीं कर सकता। सो एनी ऑब्जेक्ट दैट हैज कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू हैव सम एनर्जी। तो यहां से हम देख सकते हैं कि वर्क एंड एनर्जी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है।
अब जैसे कि हम दो ऑब्जेक्ट्स लें, लेट्स से ये एक बॉल ए है और ये दूसरी बॉल बी है। अब ए ने क्या किया, रोल करना स्टार्ट किया, यानी कि ये रोलिंग मोशन में आ गई। अब इसने क्या किया, एक टाइम पे जाके बी को हिट किया और बी की पोजीशन में थोड़ा सा बदलाव आ गया। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, दो बॉल्स थी, बच्चे खेल रहे थे, तो एक बॉल वहां से रोल करते हुए दूसरी बॉल पे जाके टकराती है और इस बी की बॉल की पोजीशन में कुछ डिस्प्लेसमेंट लेके आती है। यानी कि ए बॉल ने क्या किया, इसने फोर्स लगाया बी पे और डिस्प्लेसमेंट भी करवा दिया। इट मीन्स ए हैज द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। सो वी कैन से कि ए के अंदर क्या है, एनर्जी है। ए हमारा ऐसा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जिसने काम किया है और बी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम हुआ है। सो ए इज द वर्क डूअर ऑब्जेक्ट और बी द ऑब्जेक्ट अपॉन विच वर्क इज डन। और जब भी ये वर्क डन होगा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो हमेशा देयर विल बी ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ए ने कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी बी में शिफ्ट कर दी, यानी कि ए रोलिंग मोशन में था, उसके अंदर एक एनर्जी थी। अब वो क्या किया, बी से टकराया और बी को भी रोलिंग मोशन में कर दिया, तो यानी कि उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी बी में भी ट्रांसफर हो गई। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू टिल हियर। अब क्योंकि वर्क एंड एनर्जी दोनों ही इंटर रिलेटेड हैं, तो हम पढ़ चुके हैं वर्क की एसआई यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपको याद आ गया होगा जो हम पहले सेशन में पढ़ के आए हैं, वर्क की एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, जिसको हम न्यूटन मीटर भी बोलते हैं। एंड दिस इज द सेम एसआई यूनिट विच इज यूज्ड टू मेजर व्हाट, एनर्जी। एनर्जी को भी हम जूल में मेजर करते हैं और वर्क डन को भी हम जूल में ही मेजर करते हैं। ऑल्सो अगर हमारे पास 1 किलो जूल दिया हो एनर्जी का, तो इट विल बी इक्वल टू 1000 जूल। ये बहुत ही सिंपल सा कन्वर्जन है। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जूल ही एनर्जी की एसआई यूनिट है, जो कि एसआई यूनिट है वर्क की भी। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जैसा कि इतना तो हमें मालूम ही है कि एनर्जी एक फॉर्म में एग्जिस्ट ना करके न्यूमरेबल नंबर ऑफ फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी। इसके अलावा हमारे पास होता है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ऑल दीज आर व्हाट, दीज आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। और एक इंपॉर्टेंट बात, एनर्जी की फॉर्म्स क्या होती हैं, इंटरकन्वर्टेबल, यानी कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में चेंज कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही तो कन्वर्ट करता है। सो ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज आर इंटरकन्वर्टेबल इनटू ईच अदर। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स, जब भी काइनेटिक एनर्जी आप वर्ड सुने, आपके दिमाग में आना चाहिए एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो मोशन में होता है तो उसके पास एक एनर्जी होती है। अब वो मोशन में है तो आप इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा, यानी कि उसके पास कोई ना कोई फोर्स है और उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसके अंदर क्या है, एक एनर्जी है, और उस मोशन वाली एनर्जी को नाम दे दिया काइनेटिक एनर्जी। सो एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। हियर यू विल रिलेट काइनेटिक वर्ड with the word motion, right?
फॉर एग्जाम्पल इसको समझने के लिए हमने क्या किया, एक बॉल ली और नीचे हमने एक मिट्टी का ढेर ले लिया। दिस इज सैंड, मिट्टी का ढेर यहाँ पे। अब हमने क्या किया, इस बॉल को 25 सेंटीमीटर की हाइट से ड्रॉप किया। अब जैसे ये मिट्टी पे ड्रॉप होगी, फर्श तो है नहीं कि वहीं पे रुक जाएगी, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ डिप्रेशन बनाएगी, थोड़ा सा खड्डा तो जरूर बनाएगी, राइट। हमने इस क्या किया, डिप्रेशन की डेप्थ नाप ली, यानी कि इसने कितना खड्डा बनाया। अब हमने क्या किया, इसको एक दूसरी हाइट से ड्रॉप किया। लेट्स से हमने अब इसकी हाइट 1 मीटर से इसको ड्रॉप किया। अब इसको ज्यादा ऊंचाई से ड्रॉप किया है तो वी विल सी कि इसने जो गड्ढा बनाया उसकी डेप्थ भी बढ़ गई। अब अगर हम इसे 2 मीटर की ऊंचाई से ड्रॉप करें तो हमें क्या नोटिस होगा कि इसने जो डेप्थ बनाई है सैंड में, उसकी डेप्थ भी इंक्रीज हो गई। तो स्टूडेंट्स, यहां से हमें इतना आइडिया मिलता है कि जो भी ऑब्जेक्ट जितने ज्यादा मोशन में होगा उतना ही उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ती रहेगी। सो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। सो स्टूडेंट्स, यहां से हम 2 कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। नंबर 1 कि अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में होता है वो क्या कर सकता है, वर्क परफॉर्म कर सकता है। और दूसरा, एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क कंपेयर टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग स्लोली। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो फास्टर मूव करता है तो वो कंपैरेटिवली ज्यादा काम कर पाएगा, यानी कि वर्क डन की अमाउंट जो है दैट डिपेंड्स ऑन इट्स मोशन ओनली। सो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम पढ़ते हैं कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम काइनेटिक एनर्जी की कैसे करेंगे। ये एक बहुत ही छोटी सी और सिंपल सी डेरिवेशन होने वाली है। इसके लिए हम समझते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, सपोज ये ऑब्जेक्ट है हमारा जिस पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, और इसका मास कितना है, लेट्स से इसका मास है स्मॉल m। मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, इसका मास है क्या, स्मॉल m। इस ऑब्जेक्ट का मास ले लिया हमने m, और ये इनिशियल वेलोसिटी u से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया F। अब जब ये एक्सटर्नल फोर्स F लगेगा तो इसकी जो वेलोसिटी है उसमें चेंज आएगा। हो सकता है ये ज्यादा स्पीड से चलने लग जाए। अब ये ज्यादा स्पीड से चलेगा तो हमें यहाँ पे आइडिया हो गया कि ये कैसा मोशन होगा। ऑब्वियसली ये एक एक्सेलरेटेड मोशन होगा, एक्सेलरेटेड मोशन। और एक्सपेरिमेंट के एंड में हम नोटिस करते हैं कि इसकी वेलोसिटी जहां पे पहले u थी, अब वो बढ़ के क्या हो गई है, फाइनल वेलोसिटी v। और इसमें एक्सेलरेशन कितना है, लेट्स से a इसका एक्सेलरेशन है इस पर्टिकुलर मोशन का, फ्रॉम मूविंग हेयर टू हेयर। और इसने डिस्टेंस कितनी कवर की, लेट्स से इसने डिस्टेंस कवर की है स्मॉल s। तो स्टूडेंट्स, अब आपको इतना अंदाजा हो गया कि हम यहाँ पे यूज क्या करने वाले हैं। ऑब्वियसली वी आर यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन, एंड आई वुड लाइक टू राइट हियर फॉर योर कन्वीनियंस इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो अब हम देखेंगे, हमने जितने भी सिनेरियो यहाँ पे डिस्कस किए इस एग्जाम्पल में, उसके लिए बेस्ट सूटेड हमारे पास इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी का भी जिक्र है, फाइनल वेलोसिटी का जिक्र है, एक्सेलरेशन a का जिक्र है, और साथ में डिस्प्लेसमेंट यानी कि कितना ऑब्जेक्ट के हमारे डिस्टेंस में चेंज आया है, पोजीशन में चेंज आया है, उसका भी जिक्र है। तो यहां से हमें क्या करना है, इस डिस्प्लेसमेंट s की वैल्यू निकाल लेनी है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये क्या है हमारे पास, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसी का यूज करते हुए हमने क्या किया, यहां से s की वैल्यू कैलकुलेट की, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2as। अगले 2 मिनट में आपको मालूम चल जाएगा कि हमने s की ही वैल्यू क्यों सेपरेट आउट की है। अब स्टूडेंट्स, वी नो दैट कि वर्क डन हमारे पास क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये भी एक हमारे पास रीजन है कि हमने यहाँ पे s की वैल्यू कैलकुलेट की है ताकि हम ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकें।
और इसके साथ साथ हमें किसकी वैल्यू चाहिए, फोर्स की। एंड वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास क्या है, या तो हम इसकी वैल्यू सिंपली a रख सकते हैं, या फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। m इंटू यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी v माइनस यू ओवर t। अब हमें क्या करना है, ये फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इस इक्वेशन में पुटअप कर देनी है। एंड वी विल गेट वर्क डन इज इक्वल टू F की वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट S की वैल्यू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। यहां से हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कट डाउन, एंड वी विल गेट वर्क डन इज इक्वल टू हाफ ऑफ m v स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m u स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं कि वर्क डन हमारे पास कितना आया है काइनेटिक एनर्जी के कंसेप्ट में, इट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन कितना आया है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब अगर हम मान लें कि इनिशियल वेलोसिटी लेट्स से u अगर 0 रही होगी, यानी कि इनिशियली हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, तो हमारे पास इक्वेशन क्या निकल के आएगी, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। वर्क डन की वैल्यू क्या आई, हाफ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। सो स्टूडेंट्स ये वर्क डन ही एक्चुअली हमारे पास क्या है, एनर्जी, बिकॉज हमने पढ़ा था वर्क डन और एनर्जी ऑलमोस्ट इंटर रिलेटेड होते हैं और इनकी एसआई यूनिट्स भी सेम होती हैं। सो वी कैन से, वी मे से दैट काइनेटिक एनर्जी, जिसको मैंने ई के से रिप्रेजेंट कर दिया, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये आपकी छोटी सी मैथमेटिकल डेरिवेशन थी काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए किसी भी मोशन के लिए। अब इस इक्वेशन में हम क्या नोटिस करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट के मास के और उसकी वेलोसिटी के, और यही चीजें कहीं ना कहीं हम यहाँ कंक्लूजन में भी पढ़ के आए हैं कि अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क। मूविंग ऑब्जेक्ट हमने बोला, इसका मतलब कि उस ऑब्जेक्ट के पास क्या है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। अब वो एनर्जी पोजेस करेगा, एनर्जी पोजेस करेगा तो क्या करेगा, वर्क डन कर सकता है। और दूसरा पॉइंट हमने कंक्लूजन में क्या पढ़ा था कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क कंपेयर टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग स्लोली। दो ऑब्जेक्ट्स ले लिए हमने जिनका मास बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम मास m। अब पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लेट्स से अगर 10 मीटर पर सेकेंड है और दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है, तो हम क्या देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी कौन से ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा होगी, मास सेम होने के बाद भी, तो वो 100 मीटर पर सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट क्या है, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी अपने अंदर लिए होगा। जस्ट लाइक द केस ऑफ बुलेट। बुलेट क्या होती है, होता तो एक छोटा सा मास ही है हमारे पास, लेकिन उसकी वेलोसिटी इतनी हाई होती है कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाई होती है, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट काइनेटिक एनर्जी। आज का वीडियो हम इतना ही रखेंगे। आप इस कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आपको अपने प्रॉब्लम्स के आंसर्स मिल जाएंगे। एंड यस, कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड गिव योर स्टडीज अ पेस। आपको जो भी हेल्प चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. I would make ensure that I would reply to your each and every query there. Take care, stay tuned for next videos, and most important, take care of your health. Thank you so much.